गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस मेंस के उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारी इकोनॉमी की दूसरी क्लास में उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे कि मेंस में किस टाइप से आपको जो इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलते हैं और किस तरीके से आपको वहाँ पर उत्तर लिखना रहता है। इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस आप लोग के CGPSC मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो दिया गया है, तो उसमें किस तरीके से आप लोग को आंसर लिखना है उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बारीकियों के बारे में। जैसे कल की हमारी पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को आंसर लिखकर हमने बताया था कल की क्लास में, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस क्लास का लाभ उठाएंगे। तो इकोनॉमी का हमारा जो कल की क्लास में हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उसको हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो कि आपका पेपर 5 के अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत आता है। और उसमें क्या है, आपका 75 मार्क्स में के अंतर्गत आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का उसमें पाठ दिया गया है भाग 1 के अंतर्गत। तो इसमें 2, 4, 8 और 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की पहली क्लास में हमने सिलेबस और जो पैटर्न क्या रहता है उसको हमने कल डिस्कस किए थे। तो होपफुली आप लोग को सब समझ में आ गया होगा सिलेबस और पैटर्न जो है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस भी आंसर राइटिंग के फॉर्म में कंप्लीट होते जाए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आंसर राइटिंग करते जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। आंसर राइटिंग करते करते अपना सिलेबस भी कंप्लीट होगा, जिससे जो इस साल जो मेंस के अभ्यर्थी हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में जो आगे CGPSC की एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जैसे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हमने क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमने कल की क्लास में पूरा लिख कर हमने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से आप लोग को वहाँ पर लिखना रहता है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन को हम करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जो प्रीवियस ईयर आपके CGPSC मेंस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम आधार बनाकर यहाँ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्हीं को बेस बनाएंगे हम लोग, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन CGPSC पूछते आ रहा है और आगे किस टाइप के क्वेश्चन वह पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा इसी क्लास को कंटिन्यू करके आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो है ठीक है, जो आया हुआ क्वेश्चन है आपका, श्रम शक्ति भागीदारी से आप क्या समझते हैं?
श्रम शक्ति भागीदारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, श्रम शक्ति भागीदारी से आप क्या समझते हैं? यह कार्य शक्ति भागीदारी से किस प्रकार भिन्न है? कार्य शक्ति भागीदारी ये आपका इस टाइप का मान लो 4 नंबर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। श्रम शक्ति भागीदारी दर से आप क्या समझते हैं और यह कार्य शक्ति भागीदारी से किस प्रकार भिन्न है? तो ये आपका प्रीवियस ईयर आपके पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो श्रम शक्ति भागीदारी दर से आप क्या समझते हैं? तो यह जो श्रम शक्ति जो भागीदारी जो दर है वह ऐसी जनसंख्या के प्रतिशत को बताती है जो या तो काम में लगे हुए हैं या काम की तलाश में है। ठीक है, या तो लोग रोजगार की अवस्था में हैं या फिर बेरोजगारी की अवस्था में है। ठीक है, या तो लोग काम में अपने लगे हुए हैं या फिर काम की तलाश में है। तो श्रम शक्ति बेरोजगारी इसी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सक्रिय जनसंख्या का यह वह प्रतिशत दर्शाती है जो या तो काम कर रही है या फिर अपने काम की तलाश में है। ठीक है, तो श्रम शक्ति भागीदारी मतलब, तो श्रम शक्ति भागीदारी से अपन लिख सकते हैं यहाँ पर श्रम शक्ति भागीदारी ठीक है। तो यह जो दर है उस सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत होती है। यह जो दर है, यह दर उस सक्रिय जनसंख्या का उस सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत होती है जो काम में कार्यरत हैं या काम की जो रोजगार परक है या रोजगार विहीन है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जो रोजगार परक हैं या रोजगार विहीन है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इसके आंसर को लिखेंगे शब्दों में, तो यह दर उस सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत होती है जो रोजगार परक है या रोजगार विहीन है। ठीक है, मतलब ऐसी जनसंख्या जो काम की तलाश में है या फिर काम कर रही है, दोनों है। तो यह श्रम शक्ति भागीदारी दर को यह दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो इसमें रोजगार पाने वाले प्लस बेरोजगार दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो श्रम शक्ति भागीदारी दर को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर दर को लिख सकते हैं रोजगार प्लस बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, श्रम शक्ति भागीदारी दर को अपन इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रम शक्ति भागीदारी दर। अब कार्य शक्ति भागीदारी दर से किस प्रकार भिन्न है? तो कार्य शक्ति भागीदारी दर उसको कहते हैं, यह जो जनसंख्या का वह प्रतिशत होती है जो वास्तव में किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए लोग होते हैं। जो किसी आर्थिक गतिविधि में जो कार्यरत लोग होते हैं, केवल उन्हीं को ही यह कार्य शक्ति भागीदारी दर प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो वास्तव में किसी आर्थिक गतिविधि में लगकर देश की जीडीपी में क्या है अपना योगदान देते हैं, तो इसे ही कार्य शक्ति भागीदारी दर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इसमें केवल रोजगार पाने वाले लोग ही इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, जो रोजगार की तलाश में है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, केवल रोजगार पाने वाले ही इसमें शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसमें कार्य शक्ति भागीदारी दर। ठीक है, तो यह जो दर होती है उन लोगों का प्रतिशत होती है जो वास्तव में आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रहते हैं। यह दर उन लोगों का प्रतिशत होती है जो वास्तव में आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रहते हैं, मतलब जो रोजगार युक्त हैं, रोजगार परक हैं, केवल उन्हें ही इसमें कार्य शक्ति भागीदारी दर में शामिल किया जाता है। बेरोजगारों को या फिर जो काम की तलाश में है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है रोजगार प्लस बेरोजगार दोनों को शामिल किया जाता है और इसमें क्या है केवल रोजगार परक जो होंगे, जो आर्थिक गतिविधि में सक्रिय है, जो किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, केवल उन्हें ही क्या है यहाँ पर शामिल किया जाता है कार्य शक्ति भागीदारी दर में। तो इस तरीके से जो है कार्य शक्ति भागीदारी जो दर है वह श्रम शक्ति भागीदारी से आपकी भिन्न होती है। ठीक है, कार्य शक्ति जो भागीदारी की जो दर है वह श्रम शक्ति भागीदारी की दर है उससे भिन्न है। दोनों के बीच अंतर आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या अंतर है दोनों के बीच में। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर
एक फॉर्मेट में जो लिखना रहता है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी स्पेस में हमने लिखा है इसका आंसर, और जो पूछा है जो क्वेश्चन में केवल उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर बताया है, एक्सप्लेन किया है। कोई भी इधर उधर की फालतू चीज़ों को हमने अपने आंसर में यहाँ पर नहीं डाला है। जो क्वेश्चन में सीधा पूछा है उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और उसी स्पेस में हमने पूरा कंप्लीट किया है अपने उत्तर को। तो इस तरीके से आपको मेंस में क्या है, आंसर को लिखना रहता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो है आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से प्रतिमान हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से प्रतिमान हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर को मिलाकर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। तो इनमें किन किन प्रतिमानों को सम्मिलित किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से प्रतिमानों को शामिल किया जाता है इसमें देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? निम्न प्रतिमानों को शामिल किया जाता है, ऐसा लिखेंगे। निम्न प्रतिमानों को शामिल किया जाता है। तो पहला है आपका स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। तो इसमें भी आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो प्रतिमान शामिल किया जाता है वो आपका स्वास्थ्य हो गया। उसके बाद क्या है? शिक्षा। दूसरा प्रतिमान क्या है? शिक्षा। तो औसत शिक्षा वर्ष
प्लस अपेक्षित शिक्षा वर्ष, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और तीसरा क्या है आपका, जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल जो है। तो इसमें क्या है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की ज़्यादा होगी तभी उसका जीवन स्तर भी क्या है अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तभी जीवन स्तर भी क्या है अच्छा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर निम्न प्रतिमानों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। टोटल हमारे कितने प्रतिमान हैं यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में, हमारे 3 प्रतिमान हैं। एक है स्वास्थ्य है, जिसमें अपन देखते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, शिक्षा में अपन देखते हैं औसत शिक्षा वर्ष कितना है, मतलब कितने बच्चे जो है औसत कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कितने उनसे अपेक्षा की जाती है, ये हो गया। और तीसरा हो गया आपका जीवन स्तर। तो जीवन स्तर का मापन सीधा अपन प्रति व्यक्ति आय से करते हैं, पर कैपिटा इनकम से। प्रति व्यक्ति आय अगर यहाँ पर अधिक रहेगी हर व्यक्ति की, तो जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिक ही क्या है ऊंचा रहेगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी रहेगी तो उसमें उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उसमें शिक्षा, अच्छी शिक्षा वो ले पाएगा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले पाएगा, अच्छा पोषण स्तर, न्यूट्रिशन वो ले पाएगा अगर प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी रहेगी तो। ठीक है, तो ये क्या है मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से प्रतिमान हैं ये पूछा है आपसे। अब मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से प्रतिमान हैं ये पूछा है, तो अपन केवल जो प्रतिमान है उसी को बस लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सीधा प्रतिमान बस को पूछा है। अब ये नहीं पूछा है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, ये तो पूछा नहीं है ना। और कितने समय में जारी किया जाता है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ये तो क्वेश्चन में आपके नहीं पूछा है। तो इन सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है हम लोग को। केवल जो प्रतिमान पूछा है केवल उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में प्रतिमान पूछा है तो 3 प्रतिमान है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख कर बता दिए। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेस भी कम रहता है, तो इसमें क्या है जितना स्पेस है उसमें सफिशिएंट है हमारा आंसर। जो पूछा है उसी को हमने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर के फॉर्म में लिख कर यहाँ पर बता दिया। अब जैसे कौन जारी करता है, कितने टाइम में जारी किया जाता है, ये सब चीज़ों को ना बताकर हमने जो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को बताया, मतलब हमने घुमाया नहीं है अपने आंसर को। ठीक है, तो एग्जामिनर भी देखेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपने सीधा उसका डायरेक्ट आंसर दिया है, इधर उधर की बातों को ना शामिल करके आपने सीधा क्या है जो क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है आपसे उसको आपने सीधा अपने आंसर में उस डिमांड को फुलफिल किया है। तो एग्जामिनर भी क्या है एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आपके आंसर में दिखेगा। ठीक है, अब कई लोग क्या है इसमें ये भी लिखेंगे कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है, कब से शुरुआत हुआ इसका, तो उसी में आपका 2-3 लाइन उसी में चले जाएगा, है ना। 2-3 लाइन आपको उसी में चले जाएगा। फिर उसके बाद नीचे में आप छोटा छोटा लिख के आप ऐसी क्वेश्चन को वो कर देंगे। ठीक है, तो बहुत लोग इस तरीके से भी लिखेंगे, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको केवल प्रतिमान पूछा है तो केवल आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर ये प्रतिमान होते हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है ये आपको लिखना है बस। तो इस तरीके से आपको
मेंस का जो आंसर है वो इस तरीके से आपको लिखना रहता है डायरेक्ट, मतलब जो पूछा है सीधा आप उसी को सीधा आप लिखेंगे। ठीक है, इधर उधर की बातों को ना करते हुए सीधा डायरेक्ट जो आंसर है उसी को अपन लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़ें? किस तरीके से आप लोग को अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन हैं उनको डील करना है, यहाँ तक क्लियर है? इसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमने यहाँ पर जैसे श्रम शक्ति भागीदारी से आप क्या समझते हैं, तो पहले हमने श्रम शक्ति भागीदारी को यहाँ पर समझाया, श्रम शक्ति भागीदारी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला टाइप का हमने बता दिया। अब ये कार्य शक्ति भागीदारी से किस प्रकार भिन्न है बोला है, कार्य शक्ति भागीदारी से किस प्रकार भिन्न है, तो कार्य शक्ति भागीदारी दर को बता दिया हमने। ठीक है, तो मतलब जो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है केवल उसी को हम डील कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इधर उधर की घुमा फिरा के बातें ना लिखने के बजाय जो आपके क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, श्रम शक्ति भागीदारी और कार्य शक्ति भागीदारी। ठीक है, यही दो चीज़ पूछा है आपसे, तो उन्हीं दो चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और स्पेस भी कम है और हमारा उसी स्पेस में भी हो गया आंसर, और हमारा जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो भी हमने फुलफिल कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है केवल उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इधर उधर घुमा फिरा कर चीज़ों को लिखने के बजाय हमने जो डायरेक्ट जो एग्जामिनर चाह रहा है हमसे केवल उसी को हम लिखेंगे, तो इससे क्या है आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या है कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे इकोनॉमी रहे, चाहे समाजशास्त्र रहे, चाहे फिलोसॉफी रहे, चाहे हिस्ट्री रहे, चाहे संविधान रहे, इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना रहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है कि वह पूछना क्या चाह रहा है, और जो पूछ रहे हैं उसको अगर आप एक बार समझ गए तो उसी को आपको आंसर में लिखना है। क्योंकि CGPSC जो मेंस है उसमें क्या है स्पेस आपका कम रहता है, तो केवल जो पूछा गया है उसी को आप अगर आप लिखेंगे तो उसी में ही आपका स्पेस पूरा भर जाएगा, उधर इधर की बातें लिखने के लिए उसमें जगह मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो डिमांड किया जाता है क्वेश्चन में उसी को आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं इकोनॉमी की। बाकी फिर जो अगले जो इसके जो और भी क्वेश्चन है उसको हम फिर कल की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।